देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, समझे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। अब ये पूरा विश्व, ये स्थापना 1919 में हुआ, ये बता देते हैं। 1919 के पहले जितने भी डिस्प्यूट होते थे, या आज भी आप जनरल कहावत सुनिएगा, गांव देहात में सुनिएगा कि जो डिस्प्यूट होते हैं उसके 3 रीज़न होते हैं। हाँ, जर और ज़मीन, और एक जोरू आज के डेट में से हट गया। गांव में एक आता है जर जोरू जमीन। जोरू मतलब महिला। और प्राचीन काल में जब जाइएगा, महाभारत देखिए, उसमें भी महिला का मेन भूमिका था, द्रौपदी का। रामायण देखिए, सीता जी का मेन रोल था, समझे। तो वो रोल था, वो ख़त्म। लेकिन आज के डेट में भी जो डिस्प्यूट होता है उसका प्राइम फैक्टर होता है जर। जर मतलब प्रॉपर्टी, और दूसरा जमीन मतलब लैंड। ये अभी लेटेस्ट अफ़गानिस्तान में हम देख लें, तो अफ़गानिस्तान में क्या है, अफीम का खेती होता है, ड्राई फ्रूट्स वहाँ होते हैं, नहीं समझे। वहाँ आपका ये जो लिथियम का भंडार है, लिथियम का भंडार है। और लिथियम आज के डेट में उसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है बैटरी बनाने के लिए, समझे। तो ये सब वहाँ भी प्रॉपर्टी है, समझे। और दूसरा कि इंडिया चाइना झगड़ा क्या है, ज़मीन का। इंडिया पाकिस्तान झगड़ा क्या होता है, ज़मीन का। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, समझे। तो हर जगह देखिएगा कि प्रॉपर्टी और लैंड। प्रॉपर्टी में अब उतना डिटेल नहीं जाएंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ नहीं। तो ये जो है वो मेन 2 फैक्टर है जो डिस्प्यूट के कारण है। 18वीं शताब्दी आप देखिए, पूरा विश्व शांत, पूरा विश्व शांत। तो हमारे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्री लोग अपना दिमाग लगाया। एक थे रॉबर्ट ओवेन साहब, और एक थे ब्लैंकी साहब। रॉबर्ट ओवेन, उनका कहना था, दोनों का स्टेटमेंट था कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए तो पीस हो जाएगा एट इंटरनेशनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हो जाएगा, समझे। कि अगर पूरे विश्व का, हर देश का आर्थिक विकास हो जाए तो शांति स्थापित हो जाएगी, समझे। इन लोगों का अपना स्टेटमेंट था। अब यहाँ आर्थिक विकास की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो फिर से अगली बात आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संभावना जो है वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कृषि विकास और आर्थिक और औद्योगिक विकास, इससे आर्थिक विकास संभव है।
अब दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो इसमें जो है वो फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से मल्टीपल टाइम खेत में, जैसे 1 कट्ठा खेत में 5 कुंटल उपज रहा है, बहुत फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत अच्छा से कीजिएगा तो 5 कुंटल की जगह पर 25 कुंटल लीजिएगा, नहीं 5 टाइम्स बढ़ा। लेकिन ज़मीन के नीचे आयरन ओर है 0, ज़मीन के ऊपर आया कुछ वैल्यू, आयरन बनाए कुछ वैल्यू बढ़ा, स्टील बनाए कुछ और वैल्यू बढ़ा, और उससे घड़ी बना दी है, एकाएक वैल्यू उछल गया। यानी 1000 गुना वैल्यू बढ़ता है, जबकि यहाँ 5 गुना बढ़ा। एग्रीकल्चर में 5 गुना, 5 टाइम्स आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इनडेफिनेट टाइम्स बढ़ जाता है। अब वो भी बात नहीं है। और फिर से इन लोगों का ध्यान गया कि जैसे सिनेमा में सुने होइएगा कि एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, उल्टा कर देते हैं, पहले हम प्रोड्यूसर को ले जाते हैं ऊपर, एक प्रोड्यूसर होता है, दूसरा डायरेक्टर होता है, और तीसरा होता है एक्टर। प्रोड्यूसर मतलब जो सिनेमा में पैसा लगाया, डायरेक्टर जो शूटिंग कराया और एक्टरों को डायरेक्ट किया, उस हिसाब से शूटिंग कराया अपने हिसाब से। और एक्टर मतलब जो सीन में आए, सीन में आया। वहीं आप अगर इंडस्ट्री में अप्लाई कर दीजिए, समझे, तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर मतलब एम्प्लॉयर, डायरेक्टर माने मैनेजर, और एक्टर माने वर्कर। एम्प्लॉयर पूंजी इन्वेस्ट करता है, मैनेजर वो सारा अपना डायरेक्शन, सारा पॉलिसी वगैरह सब करते हैं, और एक्टर में वर्कर रिस्क लेकर के पूरा अपना एक्टिंग दिखाता है। मशीन पर हो, मैंने प्रोडक्शन में सारा एक्टिंग वर्कर का होता है, ठीक है। अब यहाँ एग्रीकल्चर में जब आइएगा तो एक्टर का रोल कौन करता है? फसल में बोआई करना, जुताई करना, कटाई करना, दवाई करना, बोरा में पैक करना, सब कौन करता है? वर्कर करता है। ये वर्कर ही करता है, मेन एक्टर यहाँ वर्कर है। इंडस्ट्री में भी जाइए, मैनेजर साहब नियम बना देंगे, मशीन लगवा देंगे, सब डायरेक्शन ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन मेन मशीन पर काम कौन करेगा? वर्कर, ठीक है। मेन मशीन पर वर्कर काम करेगा। तो यहाँ भी एक्टर के रूप में कौन दिखाई देता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फील्ड में भी वर्कर। अब ये बात आई कि अगर ये वर्कर भर पेट भोजन नहीं करे, खाली एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट, भूखे पेट गया काम करने के लिए, तो उसकी एनर्जी नहीं रहेगी, काम नहीं करेगा। उसको सूखी रोटी दे दीजिए 2 गो, वो खा के जाए तो कुछ ज़्यादा काम करेगा। उसको बढ़िया से भोजन करा के भेजिए और थोड़ा ज़्यादा एनर्जी आएगी। उसको थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, अब मिल्क, दूध दे के खिला के भेजिए और ज़्यादा एनर्जी आएगी। तो जितना इसमें फ्यूल डालिएगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी आएगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी वर्कर में रहेगी उतना ही ये काम आउटपुट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये दास प्रथा उस समय थी 200 साल पहले। दास प्रथा, दास के देह में मांस नहीं, खाली हड्डी, कितना बल अंदर से निकलेगा। तो कहा कि लेबर इज नॉट ए कमोडिटी, श्रमिक को वस्तु नहीं मानिए, समझे। वो आदमी है, मानव है, उसके भी पोएट हैं, भूख लगती है, समझे। तो उसको आप कम वस्तु नहीं मानिए, उस श्रमिक को एक आदमी का रूप में मानिए, एक सजीव प्राणी मानिए। उसको भरपेट भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, और जितना भोजन बढ़िया से करेगा, जितना तंदुरुस्त रहेगा, उतना ही अंदर एनर्जी रहेगी,
उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो हमारे आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही तेज होगा। दूसरा चीज बहुत मार्केबल बात है, वो कहा कि यह एरिया है, इस एरिया में इतना ही अमीर हैं, रिच पर्सन हैं, इतने पुअर हैं, इतना भी नहीं था। अमीर जो है 1% से कम थे, और 99% से ज़्यादा क्या थे, गरीब ही थे। मुझे इस डायग्राम को और मॉडिफाई करते हैं, समझे। इतना थे रिच, ये सब क्या थे, पुअर। एक गरीब को चोरी करना होगा तो कहाँ जाएगा, अमीर के यहाँ। भीख मांगना होगा तो कहाँ जाएगा, अमीर के यहाँ। कर्ज लेना होगा तो कहाँ जाएगा, अमीर के यहाँ। प्रोस्टिट्यूशन करना हो तो कहाँ जाएगा, अमीर के यहाँ। यानी कि ये गरीब जो है अमीर के लिए खराब है। तो कहा कि पॉवर्टी एनीवेयर शैल बी डेंजरस टू एवरीवेयर। अगर कहीं भी गरीबी होगी तो वो हर जगह के लिए क्या होगा, खतरनाक होगा, समझे। यानी कि गरीबी दूर करिए। तो गरीबी में तो ये मैक्सिमम लेबर क्लास था जो पुअर था, समझे। तो इसका वेज इन्हांस कीजिए, इसको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की व्यवस्था कीजिए। यानी वर्कर के लिए क्या डिमांड हुआ, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जहाँ तक पॉसिबल है इसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को डिसेंट बनाइए, ठीक है। यानी कि सेंट्रलाइज हो गया कहाँ, वर्कर के अगेंस्ट, लेबर के चारों तरफ। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सेंटर पॉइंट देखा गया वो सेंटर पॉइंट क्या है, लेबर। और उसी के सराउंडिंग जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोटेट कर रहा है। अब सेंटर जितना स्ट्रॉन्ग होगा कितना ही स्पीड में रोटेट करा दीजिएगा, और सेंटर ही अगर कमज़ोर हो गया तो रोटेशन जो है धीमा हो जाएगा। तो कहा कि लेबर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, समझे। और क्या स्टेटमेंट आया कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन फाउंडर है, मेन प्लिंथ है, वो क्या है, लेबर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो देयर इज नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट द लेबर। इस लेबर को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। अब एक डेनियल लीग्रांड साहब थे, डेनियल लीग्रांड, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इस तरह से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। तो डेनियल लीग्रांड जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ वेलफेयर फैसिलिटी, जैसे लैट्रिन यूरिनल की फैसिलिटी दे दिए, समझे। अब वो फैसिलिटी जो दिए, उसके बाद उन्होंने स्टडी किया। तो स्टडी किया तो देखा, रिजल्ट आया कि हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ गया, विदाउट एनी चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन कंट्रोलिंग सिस्टम एंड सो ऑन। कोई हमने चेंज न किया, न मशीन चेंज किया, न इक्विपमेंट चेंज किया, न ट्रेनिंग दिया, न कुछ दिया, केवल वेलफेयर फैसिलिटी जो दिया वर्कर को, इसी से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि हम जो लेबर पर खर्च करते हैं वह वेस्ट, बर्बाद नहीं होता है, दे रिटर्न इट इनडायरेक्टली।
यानी जो हम श्रमिक पर खर्च करते हैं वो बर्बाद नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको वापस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि क्लासरूम में स्टूडेंट बैठा है, 50 स्टूडेंट बैठा है, किसी स्टूडेंट को बाथरूम लग जाए। अब बाथरूम लग जाए, अब बाथरूम की कोई व्यवस्था ही नहीं हो, तो बेचारा क्लास इंटरेस्टिंग है तो क्लास छोड़ना नहीं चाहता है। अब बाथरूम नज़दीक है नहीं तो जाना भी नहीं चाहता है, तो आधा दिमाग क्लासरूम में, आधा दिमाग बाथरूम में। तो उसको जो जिस तरह का नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज उतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर वहीं बाथरूम की व्यवस्था हो, वो 5 मिनट अपने आप को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन थ्रू आउट द क्लास जो है 5 मिनट माइनस कर दीजिए, रेस्ट टाइम तक वो अच्छा सा क्लास कर पाएगा, अच्छा से अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएगा। तो वहीं यहाँ था कि वर्कर के जो छोटे मोटे समस्या थे, उस समस्या को अगर समाधान कर दीजिए तो वर्कर जो है वो फ्री माइंड से काम करेगा और रिजल्ट ये होगा कि हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो डेनियल ली ग्रांड साहब और जो थे वो भी सपोर्ट किए, बट ही वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो एक उद्योगपति थे और उन्होंने सपोर्ट किए। देयर इज नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स सो फार एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज कंसर्न। क्योंकि हाँ तो बंद कर दीजिए, समझे। तो ये डेनियल ली ग्रांड भी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बर्न में सम्मेलन ये सब होते रहा, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उसमें हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साई या पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। उसके साथ ही ये 1919 में ILO की स्थापना हुई, एस्टेब्लिश किया गया। एस्टेब्लिश हुआ और हम जानते हैं कि ये ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर अवस्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ये है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच वन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या गिफ्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि प्रथम विश्व युद्ध की देन जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ILO जो है वो इट इज़ द गिफ्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये चलते रहा, ILO चलते रहा। आगे बताएंगे कि मेंबरशिप वगैरह के बारे में, लेकिन पहले ये ILO चलते रहा। इसके बाद दर्शन हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये इंड किया कब, 1945 में। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस का नाम सुने हुए, वो सब नहीं जाना है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो समाप्त हुआ तो ये बना अक्टूबर में 1945 में बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO नाम सुना होइएगा। और UNO जैसे बना 1945 में तो एक नया प्राणी आ गया, जन्म ले लिया। ILO जो है इसका ऑर्गन बन गया। ILO became an important organ of UNO in the year 1945। समझे। तो UNO के गठन के बाद ILO इसका एक